हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जो एग्जाम होगी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके विस्तृत दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है यहाँ पे वीएमओ कोटा द्वारा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता जरूरी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का है। यहाँ पे प्री कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड 2026 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का ये नोटिफिकेशन है। सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य ऑब्लिक संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2024 यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में जो L1 के लिए जो डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है, जो सामान्य संस्कृत शिक्षा का होता है, 2026 की प्रवेश परीक्षा उसके यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रोफेसर बी एल वर्मा, मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो यहाँ पे ये प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2026 फॉर्मली नो एज बीएसटीसी यानी कि सामान्यतः अपन बीएसटीसी के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके प्री डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रख दिया है और सामान्य इसको अपन बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं। यहाँ पे लिखा है कि पत्रांक 7 और कोष्टक 6 प्रारंभिक शिक्षा योजना 2021 डैश करके ये आदेश क्रमांक दे रखे हैं, राजकाज के रेफरेंस नंबर दे रखे हैं के तहत दिनांक 25/11/2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026 के आयोजन के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अर्थात यानी कि इस बार की जो एग्जाम होगी प्री डीएलएड बीएसटीसी एग्जाम है वो कौन आयोजित करवा रहा है, यहाँ पे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा करवा रहा है और ये परीक्षा निर्धारित दिनांक और समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी दे दूं कि इस बार ये पहली बार है कि इतनी जल्दी किसी नोडल एजेंसी ने अपना जो एग्जाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पे जारी किया है, क्योंकि सामान्यतः एसटीसी के जो एग्जाम फॉर्म होते हैं लगभग मार्च अप्रैल में भरे जाते हैं, उस समय नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन इस बार जो स्कूली शिक्षा का जो सत्र है वो अप्रैल से नया स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ये वीएमओ ने इसका जो कार्यक्रम है बहुत ही जल्दी यानी कि दिसंबर के इस महीने में ही इन्होंने फॉर्म भरवाने स्टार्ट करवा दिए और ये जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस बार जो एग्जाम होगी वो भी आपकी लगभग मई के अंदर एग्जाम हो जाएगी और जुलाई में आपकी सारी जुलाई तक आपकी सारी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो जाएगी। तो आपके लिए एक अच्छा मौका, इस बार आपको समय पर प्रवेश मिल जाएंगे। इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से प्रारंभ हो जाएंगे, तो 2 दिसंबर 2025 यानी कि आज 2 दिसंबर है, आज से फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है 2 दिसंबर और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर यानी कि इस महीने की अंतिम इस वर्ष की भी अंतिम दिनांक है, इस महीने की भी अंतिम दिनांक है 31 दिसंबर तक ये आपको मौका दिया है। तो यहाँ पे इस समय के अंदर आप इससे अंतिम दिन का इंतजार किए बिना ही आप पहले से फॉर्म भर दें ताकि आपका समय पे फॉर्म पर वो सबमिट हो जाए। इसके अलावा दे रखा है कि परीक्षा की तिथि, परीक्षा कब होगी इसके लिए अलग से आपको बाद में घोषणा की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने डेट अभी नहीं दी है, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता यानी कि कौन अभ्यर्थी हैं वो यह फॉर्म भर सकते हैं, तो विभिन्न वर्गों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक निम्नानुसार होंगे। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लिए हैं या इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं या उसके समकक्ष कोई परीक्षा है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पे जिन्होंने न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए वो भर सकते हैं। तो न्यूनतम प्रतिशत अंक दे रखे हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी, अगर कोई सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसको 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक उसको होने जरूरी है। उस 50% या उससे ज्यादा होंगे तो वो फॉर्म भर सकता है, अगर उससे एक अंक भी प्रतिशत या उसमें एक अंक भी कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और जनरल के अलावा बाकी जितने भी कैटेगरी यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST OBC MBC EWS या जो भी दिव्यांग हैं हैंडीकैप विकलांग हैं या जो महिला है विधवा तलाकशुदा महिला हैं, वो सारी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% यानी कि सीधा सा है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% न्यूनतम अंक है 12वीं कक्षा में। और अगर जनरल के अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी है जितने भी वर्ग हैं
वो सारे अभ्यर्थी 45% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है कि पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि आपके अगर इसमें 50% से 1 भी अंक कम है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी सामान्य और अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49.99% या 44.99% अंक है तो वे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे। यानी कि आपको मिनिमम इतने प्रतिशत 50% जनरल के लिए और 45% अन्य कैटेगरी के लिए जरूरी है। पहली शर्त यही है। दूसरा, जो अभ्यर्थी वर्ष 2026 में यानी कि इस वर्ष कक्षा 12वीं में पढ़ रहा है, वर्ष 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं, वो भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। तो देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे वे अभ्यर्थी प्री फॉर्म भर सकते हैं जिनकी 12वीं हो गई है, और वो भी भर सकते हैं जो इस बार 12वीं में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपकी इसकी एग्जाम हो जाएगी, बीएसटीसी की प्री डीएलएड की एग्जाम हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के समय आपको जो 12वीं की मार्कशीट अंक तालिका है उस वो होना जरूरी है, उसमें भी इतने प्रतिशत से ज्यादा अंक यानी कि इतने या इससे ज्यादा अंक हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ पे पात्र हो जाएंगे, वरना आप पात्र नहीं होंगे। अर्थात वे सारे अभ्यर्थी जो इस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं 12वीं की परीक्षा में, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आयु के बारे में दे रखा है कि अभ्यर्थियों की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। यानी कि जब आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी यहाँ पे प्री डीएलएड की, उस परीक्षा तिथि को अगर कोई अभ्यर्थी 28 वर्ष से अधिक का हो रहा है तो वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है, और अर्थात यानी कि 28 वर्ष से कम अभ्यर्थी की आयु के सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो विधवा हैं, तलाकशुदा या परित्यक्ता का महिला है, उनके लिए किसी प्रकार की आयु सीमा का बंधन नहीं है, वो किसी भी आयु सीमा की है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा SC, ST, OBC, FBC, EWS और महिलाओं के लिए अलग से राज्य सरकार ने जो प्रावधान कर रखे हैं उसके अनुरूप नियमों में वहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी। सहमति है कि 28 वर्ष का जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आरक्षण जो राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार है वो आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही भरना, किसी तरह से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है PRE-DLED-RAJ2026.com, इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी माध्यम से आप फॉर्म नहीं भरें। इसके अलावा अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। यानी कि आप ई मित्र पे जाके वहां से फॉर्म भर के अपना फीस भर के फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। आगे दे रखा है कि अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से खुद भी अगर उसके पास अगर व्यवस्था है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो आवेदन कर सकता है। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। यानी कि अभ्यर्थी स्वयं भी आवेदन कर सकता है और उसको अपना परीक्षा शुल्क है वो ऑनलाइन, ये जो माध्यम दे रखे हैं इसके द्वारा ही ऑनलाइन करना है, और उसके द्वारा ही अपने को उसकी जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद उसकी जो फॉर्म की कॉपी है वो उसकी प्रिंट आप ले लें। आवेदन पत्र आवेदन ऑनलाइन स्वीकार होंगे, किसी तरह की हार्ड कॉपी आपको आगे भेजनी नहीं है, प्रेषित नहीं करनी है, और किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि फॉर्म है वो सारे के सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें। यानी कि जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो अच्छे से भर लें, उसके बाद उस फॉर्म की प्रिंट ले लें तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, जिससे काउंसलिंग के समय दिशा निर्देशों अनुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है तो इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है उसमें किसी प्रकार की गलती कर दी है या ई मित्र के द्वारा भरा है और ई मित्र वाले ने गलती कर दी है, तो भी उस जो भी त्रुटि होती है उसका जिम्मेदार जो अभ्यर्थी है उसी को माना जाएगा, वही रहेगा, और अपने फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट ले लें। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन शुल्क, आपको फीस कितनी देनी है, तो जो व्यक्ति डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम के लिए करते हैं तो उनको 450 रुपये है, और अगर दोनों पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 500 रुपये फीस दे रखी है। और ये जो फीस भरी जाएगी इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं है, तो नियम और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वही आवेदन भरें। यानी कि जो अभ्यर्थी पात्र हैं केवल वही भरें, आपने एक बार फीस भर दी तो आपको फीस से दोबारा आपकी रिफंड नहीं होगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश को पढ़कर
ही आवेदन करें। यानी कि जो दिशा निर्देश अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से जान लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें ताकि आपको किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं तथा संभव ईमेल अथवा एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपना स्वयं का सही और सक्रिय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरें। तो आपको परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी, आपके प्रवेश पत्र जो जारी होंगे, आपका रिजल्ट जारी होगा, तो वो सारी जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। इसलिए जब आप फॉर्म भरें तो अपना या अपने परिवार का कोई ऐसा मोबाइल नंबर दें जो हमेशा मोबाइल ऑन रहे, ताकि आपको जो भी जानकारी वो प्राप्त हो सके। और अपनी जो मेल आईडी है वो भी ऐसी मेल आईडी दें जिसको आप यूज करें, एक्टिव है, ताकि जो भी जानकारी आएगी मेल के थ्रू वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो विशेष बातें ध्यान रखें, एक तो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी। ये वही दें जो अभी वर्तमान में आप इसको काम में ले रहे हैं, ताकि आपके आगे जो भी आपको बोर्ड के माध्यम से जो भी जानकारी होगी उसके लिए आपको फिर कहीं उधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 6375584979, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और वो समय कितना दे रखा है, सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक कर सकते हैं। इस समय के अंदर यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई आपको ईमेल के द्वारा कोई जानकारी लेनी है तो इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और आपको जो वेबसाइट पे जानकारी जहाँ फॉर्म भरना है वही वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा दूसरी किसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म नहीं भरें या वहाँ पे किसी प्रकार की आवेदन नहीं करें। इसके अलावा दे रखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया है वे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें। आगे दे रखा है ऑनलाइन आवेदन में सुविधा है तो आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी का अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। यानी कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं वो पहले यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप वेबसाइट पे जाके उसकी हार्ड कॉपी खाली प्रिंट फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसको अपने हाथ से जो भी उसमें अपने खुद का नाम, अपने पिता माता का जो नाम है वो अपने अच्छे से भर लें और फिर ई मित्र पे जाके फॉर्म भरवाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की वह स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो। और जो भी अपना नाम है, अपने पिता का नाम है, अपनी माता का नाम है, या जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो कक्षा 10 की आपका जो 10वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो दे रखा है उसी के अनुसार भरें। किसी तरह के दूसरे कहीं से आवेदन आप नहीं करें, क्योंकि बाद में आपका जो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र है वही अंतिम वहाँ पे प्रमाणित माना जाएगा। इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखने कि आप अपने नाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्म भर रहे हैं तो जो जो जानकारी भर रहे हैं वो सही है। उसमें फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल में कोई संशोधन है तो फॉर्म भरने से पूरा ही सही कर लें। यानी कि ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी, इसलिए इनको अच्छे से आप तैयार रखें। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये इस बार इन्होंने अलग से यहाँ पे देखो जानकारी दे दी है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे वो ये अच्छी से ये जान लें कि जो अपना फोटो वहाँ पे आप लगाओगे एग्जाम फॉर्म में वो फोटो है आप फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है 2 तारीखें, ये 2 दिसंबर आज से जो प्रारंभ हुई है, इससे 3 माह से पुराना नहीं रखना है फोटो। इसलिए आप जहाँ तक हो सके आप इस फॉर्म के लिए अपना नया फोटो है वो खिंचवा लें और उसी फोटो को काम में लें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो अगर दाढ़ी में है या क्लीन शेव है लगाया गया है परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थित दर्ज करानी होगी। यानी कि आप जिस फोटो में लगा रहे हो उसी फोटो के साथ में आपको एग्जाम में बैठना है। अगर आपने फोटो लगा दिया बिना दाढ़ी वाला और एग्जाम में दाढ़ी लगा के गए तो हो सकता है आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इस विशेष आपको ध्यान रखना है, ये जागरूकता आपको अपने खुद की रखनी है। यदि पढ़ने के लिए सचमा उपयोग में लाया जाता है तो सचमा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। अगर आप ऐनक आप काम में ले रहे हैं तो और आप ऐनक लगा के अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो फोटो है वो भी ऐनक वाला ही लेके जाए, इस बात का ध्यान रखें। काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आप दूसरे काले कलर के या रंगीन चश्मे आप काम में लेते हैं उसके द्वारा अगर फोटो खिंचवा के आप लगवाते हैं तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, वो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। इसके साथ में जब आप फॉर्म भरने जाएं तो अपनी 10वीं कक्षा की अंक तालिका है वो वहाँ पे अपलोड होगी, इसलिए उसको साथ में लेके जाएं। इसके अलावा अभ्यर्थी राजस्थान राज्य को निर्धारित ई मित्र की कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं, यानी कि ई मित्र पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को
अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तब अंतिम भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो उसका जो अंतिम फॉर्म है वही केवल मान्य होगा, उससे पहले के जितने भी फॉर्म है वो सारे निरस्त हो जाएंगे एवं उसी आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम भरे हुए आवेदन के अतिरिक्त अभ्यर्थी को अन्य समस्त फॉर्म निरस्त किए जाएंगे। तो ध्यान रखें, आप जो भी फॉर्म भरें वो उसे सावधानी के साथ भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर ले, आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गई हैं। तत्पश्चात सबमिट बटन दबाएं। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में ई मित्र संचालक, साइबर कैफे, किरोस कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहता, समय भरी भांति सत्यापन कर ले। यहाँ पे अलग से इस बारे इन्होंने जानकारी दे दी है कि जब भी आप फॉर्म भराएं किसी के थ्रू नहीं भराएं, आप स्वयं जाए ई मित्र पे या आप स्वयं भरें फॉर्म। तो जो भी जानकारी है वो आप खुद एक बार देख लें, उसके बाद ही अंतिम सबमिट करें। क्योंकि दूसरे के द्वारा भरवाया गया फॉर्म या किसी को आपने डॉक्यूमेंट देके भरवा दिया क्या या ई मित्र द्वारा कोई गलती होगी तो उसकी जिम्मेदारी आप होगी और हो सकता है उसके लिए आपको प्रवेश भी नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर लेवे कि उसमें त्रुटियों में संशोधन कर ले, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि आपका फॉर्म है वो अच्छे से जांच कर ले, उसके बाद ही भरें, किसी प्रकार की गलती नहीं करें। वरना भले ही आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन अगर आपके फॉर्म में गलती है, आपने गलत जानकारी दी तो आप प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या आवेदन करते समय आपको और क्या निर्देश ध्यान रखने हैं, तो यहाँ पे आपको नवीनतम पासपोर्ट आपका एक फोटो लेना है। इसके अलावा आपका अंगूठे के निशान लिया जाएगा, आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ये सभी 100 KB के अंदर, इन साइज के अंदर वहाँ पे आपको JPG फाइल में यहाँ पे स्कैन होगा। इसके अलावा आपको माध्यमिक यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका यानी कि 12वीं की मार्कशीट और उसके प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से है उसका जो आपका जो भी है OBC, MBC या EWS जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेना है। महिलाओं के केस में आप जो भी ये सर्टिफिकेट जो भी दिव्यांग, तलाकशुदा, वो सारे आपको लगाने। इसके साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका बैंक खाता पासबुक और ऑनलाइन आवेदन करते समय ये साथ में रखना है क्योंकि सारी जानकारी वहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसके अलावा वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशान और हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टि करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित इस संस्थान में जमा कराना होगा। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसका जो प्रिंट निकलेगी वो आपको जब काउंसलिंग होगी तो उसके पश्चात अगर आपका प्रवेश होता है तो वहाँ पे जिस कॉलेज में, जिस संस्था में प्रवेश होगा वहाँ पर उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है, तो उसको प्रिंट को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा देख रेख के सावधानीपूर्वक भरवाएं। आवेदन पत्र किसी अन्य के जरिए ई मित्र, साइबर कैफे ऑपरेटर द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं सूचनाओं अपने प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के पश्चात ही फॉर्म सबमिट करें। यानी कि यहाँ पे इस गाइडलाइन में बार बार आपको ये यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं कि आप फॉर्म भरें तो पूरी विशेष अपनी खुद की जिम्मेदारी के साथ में अपना फॉर्म खुद और पास में बैठ के भरें। परीक्षा केंद्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र आवंटन के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जब फॉर्म भरेंगे उस समय आप किस जिले में आपको फॉर्म आपका जो सेंटर लेना है उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो उसके अनुसार ही आप जो करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको कौन सा परीक्षा केंद्र आवंटित होगा वो उसका निर्णय केवल विश्वविद्यालय यानी कि VMO कोटा करेगी। प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट pre-dled-raj2026.com पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन इस साइट से निकलेंगे, आपको घर पे किसी प्रकार का प्रवेश पत्र नहीं भेजेंगे। आवेदन भुगतान के द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटर नहीं निकालता है तो इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर यहाँ से यहाँ तक संपर्क कर सकते हैं। यानी कि कोई अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरता है, उसका फॉर्म भर गया है, उसकी फीस भी भर गई है लेकिन उसकी प्रिंटर नहीं निकल रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा या अल्प भाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें। तो फॉर्म भरें उस समय आप ध्यान रखें कि आप सामान्य या संस्कृत या किस विकल्प के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान रखें। अगर किसी भी प्रकार की आपको विवाद होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र कोटा जिला का न्यायालय रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा, अनिवार्य है वो सारी जानकारी। अगर कोई अभ्यर्थी पुरानी प्रणाली से, अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ से उन्होंने 12वीं कर रखी है, तो वो भी यहाँ पे अगर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी इस बार 2026 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या बैठ रहे हैं वो भी आवेदन के पात्र हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग के समय अपनी निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्रतिशत के साथ में अपना प्रमाण पत्र, जो अंक तालिका वो उनको उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा आयु सीमा आपको बता दी कि 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन जो महिलाएं या विधवा या तलाकशुदा है उसके अंतर्गत कोई आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जो विकलांग, जो भी अभ्यर्थी विकलांग हैं उनकी 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तभी उनको उसके आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। इसके अलावा आगे इसमें जो भी इस तरह के आप कोई अगर कार्य करने में असमर्थ हैं या वो नहीं पढ़ा सकते हैं या दोनों पैरों कक्षा में खड़े हो असमर्थ है, तो इस तरह के हो तो वो इस पाठ्यक्रम के पात्र नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अपने जो भी ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी प्रमाण पत्र हैं उसमें अगर आपके मूल निवास स्थान का नाम नहीं है तो आपको अलग से मूल निवास है उसका उल्लेख करना पड़ेगा, या अलग से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य के जो अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो बाहर के अभ्यर्थी है वो सारे के सारे जनरल सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को किसी प्रकार के आरक्षण का फायदा नहीं होगा। इसके अलावा ओबीसी और जो एमबीसी, एसबीसी है उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो क्रिमिनल में नहीं होने का शपथ पत्र देते हैं तो 3 वर्ष तक वो प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसके अलावा अगर विधवा महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो तलाकशुदा है, परित्यक्त महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रस्तुत करनी होगी तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित तो प्रस्तुत करना होगा। और आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा आपको प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में, यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य के बाहर के हैं उनके लिए 5% सीटें रिजर्व हैं, उसी में उनको प्रवेश मिलेगा और वो सारे के सारे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत गिने जाएंगे, यानी कि काउंट होंगे। इसके अलावा बाकी के जो भी जैसे भूतपूर्व सैनिक या रक्षा से जो भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं, तो उनको वहाँ से जो उनका प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी जाके उनको उनके कैटेगरी का फायदा मिलेगा। तो इस तरह से, और यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, इन दिशा निर्देश को मैंने अब यहाँ बता दिया है और इनको अच्छे से आप पढ़ लें और इसके पश्चात ही अपना फॉर्म है वो भरें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे जो प्री डीएलएड परीक्षा यानी कि बीएसटीसी 2026 होगी, इसके आगे की जितनी भी जानकारी होगी, एग्जाम कब होगा या जो भी यहाँ पे आपके जो पाठ्यक्रम होगा उससे संबंधित जो भी कौन कौन से प्रश्न आएंगे या जो भी जीके के सवाल हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अपनी जानकारी प्राप्त करके फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।